आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 का समरी पार्ट 2। पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, उसमें पूरा डिटेल से डिस्कस किए हैं हमने किताबों के बारे में। अब अभी पढ़ेंगे कब्र के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा कब्र के बारे में पढ़ेंगे? महापाषाण कब्र। इसका शुरुआत कब से हुआ महापाषाण कब्र का? तो 3000 साल पहले से शुरू हुआ, मतलब 1000 ईस्वी पूर्व। इसका क्षेत्र क्या क्या है? 4 गो क्षेत्र था, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। और इसी तरह से दक्षिण भारत का जैसे 2 गो स्थल है, ब्रह्मगिरी और मस्की, जो दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। और आदि चन्नलूर तमिलनाडु में है। आदि चन्नलूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसमें क्या होता था? तो जमीन के अंदर कुछ कब्र ऊपर तो कुछ नीचे पाए जाते थे। इसमें चिन्ह बनाया जाता था, कुछ चिन्ह बनाया जाता था। जैसे गोलाकार सजाए हुए पत्थर जब बनाए जाते थे तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारा एक साथ परिवार को दफनाया जाता था। लेकिन जब कुछ कम लोग होते थे, एक ही लोग को दफनाया जाता था, तो उसके ऊपर चिन्ह देने के लिए क्या किया जाता था? अकेला एक खड़ा पत्थर रखा जाता था। इस तरह से प्रमाण होता था कि इसके अंदर क्या है? कब्र है। और ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है इस महापाषाण कब्र को। जो गोलाकार सजाए गए पत्थर होते थे उनको ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता था। ये क्या है? ताबूत सावधान शिष्ट। इसका निर्माण कैसे करते थे? तो गड्ढा खोदते थे, शिलाखंड लाते थे, पत्थर तराशते थे, तराश कर पत्थर लगाते थे। इसीलिए क्या लगता था कि बड़े करीने से सजाए गए हैं। अब मरे को क्या करते थे? दफनाते थे। हमारे को जब दफनाते थे तो साथ में क्या दफनाते थे? तो जानवर को भी दफनाते थे। जिस तरह से आपको याद होगा कि मेहरगढ़ में भी आदमी के साथ क्या है? जानवर को दफनाया जाता था। उस समय ये सोचा जाता था कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी है। उसी तरह से महापाषाण कब्र में भी जानवर दफनाए जाते थे, जैसे घोड़े दफनाए जाते थे। तो अब घोड़े के क्या मिलेंगे? कंकाल मिलेंगे और उसके कुछ बहुत सारे सामान मिलेंगे। तो ये सब मिलते थे कब्र के साथ। तो कह सकते थे कि जानवर, घोड़ा भी दफनाया जाता था, औजार भी दफनाया जाता था, हथियार भी दफनाया जाता था, बर्तन और गहने भी दफनाए जाते थे। तो गहने क्या है? पत्थर के गहने दफनाए जाते थे या सोने के गहने दफनाए जाते थे। जिस तरह से ब्रह्मगिरी में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, उससे कह सकते हैं कि क्या सोने के भी गहने होते थे। तो बर्तन और गहने, बर्तन भी अच्छे अच्छे, जिस कब्र के पास अच्छे अच्छे बर्तन होते होंगे उसे हम मान सकते हैं कि वह ज़्यादा अमीर होंगे। और जिनके पास पत्थर के गहने हो, चाहे बर्तन मिट्टी के बर्तन हो, ज़्यादा अच्छा नहीं हो, तो उन्हें मान सकते हैं कि वो गरीब लोग थे। या सरदार लोग का कब्र या अनुनाई लोग का कब्र, इस तरह का कब्र में सामाजिक असमानता को दर्शाता था ये। बर्तन कैसे होते थे? तो काले और लाल होते थे, काले और लाल होते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर। पत्थर से बड़े करीने से सजाए जाते थे, बड़े करीने से सजाए जाते थे। तराश कर पत्थर को बड़े करीने से सजाए जाते थे। इसका स्थल तो बता ही चुके हैं, ब्रह्मगिरी, मस्की, आदि चन्नलूर। याद कर लीजिएगा कि ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है और मस्की कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। और इस तरह से हम लोग ने देखा कि महापाषाण कब्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इस तरह से बना हुआ है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि इसमें क्या कहाँ देखना है। ठीक है। शिष्ट को अलग कर दिए। शिष्ट क्या है? जब गोलाकार गोलाकार सजाए गए पत्थर को, जब गोलाकार पत्थर से सजा देते थे और उससे कब्र बनाते थे तो उसमें एक शिष्ट बनाते थे। इस तरह से एक बनाते थे और यहाँ पे क्या देते थे? होल देते थे। और इसी होल से आदमी उस कब्र के अंदर आता था। इसके चारों तरफ क्या होता था? गोल गोल पत्थर लगाया जाता था और इसी होल से अंदर आते थे। और जब बाद में मान ले कि जैसे किसी का दादा मरे, फिर उसका बेटा मरा, फिर उसका पोता मरा, तो साथ में उसको लाके उसी कब्र में साथ में दफनाया जाता था। तो इस तरह के मिले हैं अवशेष एक ही परिवार के, बहुत सारे वहाँ पे एक साथ दफनाए गए लोग मिले हैं। तो ये माना गया होगा कि एक ही परिवार के लोग को एक साथ दफनाया गया। तो वो कैसा बनाया जाता था? गोलाकार सजाए गए पत्थर से जो महापाषाण कब्र बनाते थे, तो वो ताबूत सावधान कहलाते थे। गोलाकार महापाषाण कब्र में यह होता था। एक पोर्ट होल होता था पत्थर के कमरे में जाने हेतु,
और एक स्थान पे एक परिवार को अलग अलग समय में दफनाया जाता था। एक स्थान पर एक परिवार को अलग अलग समय में दफनाया जाता था। तो इस तरह से महापाषाण कब्र और शिष्ट को देख लिए। अब देखते हैं इनाम गांव। इसमें एक सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। जिस तरह से हम लोग शुरू से ही हर एक अध्याय में इसमें एक सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है, जैसे मेहरगढ़ का किया गया, फिर लोथल का किया गया, धौलावीरा का किया गया, उस तरह से इस यहाँ भी क्या है, एक इनाम गांव है, उसका क्या किया गया है, सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। जैसे भीमा की सहायक नदी घोड़, घोड़ के किनारे यह बसा एक गांव था। इसको आरंभिक गांव माना जाता था। क्या माना जाता है? आरंभिक गांव माना जाता है, शुरुआती गांव माना जाता है। ठीक है। 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। अब दफनाया जाता था तो कैसे दफनाया जाता था? वयस्क को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। सिर किधर होता था? तो उत्तर की ओर होता था। कई बार घर के अंदर ही दफना दिया जाता था और सबके साथ खाना और पानी भी रखा जाता था। अब एक जैसे उदाहरण दिया है कि एक आदमी को दफनाया गया था। तो कैसा दफनाया गया था? 5 कमरों वाला सबसे बड़ा घर था उसका, और उसके आंगन में 4 पैरों वाला मिट्टी के संदूक में, बस्ती के बीच में बने मकान में, जिसमें अनाज का गोदाम भी था, सबके पैर मुड़े हुए थे और उसको दफनाया गया था। तो देखिए, एक कहानी की तरह इसको याद कर सकते हैं। बस्ती के बीच बने 5 कमरों और अनाज गोदाम वाला सबसे बड़े घर के आंगन में 4 पैरों वाला मिट्टी के संदूक में पैर मुड़े हुए सबको दफनाया गया था। तो देखिए, यह गांव हो गया, बस्ती हो गया, इसको बीचे बीच इसका घर हो गया, 5 कमरों वाला घर हो गया, और उसके आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में पैर मोड़कर दफनाया गया एक शव मिला। तो यह कहा जा सकता है कि यह सरदार का शव होगा, गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति का शव होगा, और उसका घर भी क्या था? बहुत बड़ा था। यहाँ फसल क्या क्या है? गेहूँ, जौ और चावल, ये तो पहले से ही चला आ रहा है, ये शुरू से ही है। दाल, मटर और तिल, ये हड़प्पा में भी उपजाया जाता था। और यहाँ एक नया फसल का नाम आया, बाजरा। क्या आया है? बाजरा। जानवर को खाते थे, चूंकि हड्डी को काटने के निशान मिले हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये मांसाहारी थे और जानवर को खाते थे। रस भरियाँ एकत्रित करते थे, जैसे जामुन, बैर, खजूर, आंवला। तो इस तरह से इनाम गांव में ज़्यादा नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि यह भीमा के घोड़ नदी के किनारे था। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे बसा हुआ एक गांव था। और इसमें बाकी कहानी दिया गया, अगर एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या दिया गया है। अब आगे चलते हैं, चीन के बारे में दिया है कि 3500 साल पहले, हमेशा देखिए हर एक अध्याय में यहाँ एक अलग अलग जगह का जो विदेश में है उसको भी चर्चा में लाया गया। जैसे रोसेटा हो गया, फ्रांस का हयाक तुर्की हो गया। इस तरह से मतलब कि नया नया जगह का हर एक अध्याय में बात किया गया है। एक अध्याय में मिस्र का चर्चा किया गया है। इस तरह से हर एक अध्याय में बात किया गया है। तो यहाँ चीन का बात कर रहा है। तो चीन में कहता है कि यहाँ लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण मिलता है। तो सबसे पहले यहीं कागज का भी आविष्कार हुआ था, तो यहाँ लेखन कला भी सबसे पुराना था। यहाँ भविष्यवाणी वाली हड्डियों के बारे में चर्चा मिलता है। तो उन हड्डियों पे क्या होता था कि लिपिकार लोग लिख देते थे कि युद्ध में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, फसल होगा अच्छा कि नहीं होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये सब लिख के हड्डी को आग में फेंक देते थे, और जहाँ से चटक जाता था उसके आधार पे कुछ भविष्यवाणी करते थे। इस तरह से था, उसको कहते थे भविष्यवाणी वाली हड्डियाँ। राजा क्या था? शहरों के महल में रहते थे, बेशुमार दौलत था, और कांसे के नकाशीदार बर्तन में खाना खाते थे। लेकिन लोहे का इन्हें ज्ञान नहीं था। क्या था? लोहे का ज्ञान नहीं था। चरक के बारे में दिया है, बस 2 ही पॉइंट दिया है कि 2000 साल पहले के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, और चरक संहिता इनका एक पुस्तक का नाम है, जिसको इन्होंने लिखा था चिकित्सा शास्त्र पे। 306 हड्डियों के बारे में ये वर्णन किए हैं। अभी के अनुसार 206 वयस्क में होता है और बच्चा में कितना होता है? 300 हड्डी होता है, और उन्होंने उस समय 360 हड्डियों का वर्णन किया है। तो वो कार्टिलेरी वगैरह को भी क्या मान लिए थे? हड्डी मान लिए थे। दांत को हड्डी मान लिए थे। इस तरह से
यह अध्याय पूरा समरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के पूरा ख़त्म होता है। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा अगर ये पूरा वीडियो को सही से ध्यान लगा के देखिएगा, तो आपको एनसीईआरटी में कहीं भी आप नहीं अटकिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।